एक आइलैंड, दो कंट्रीज, सेम लैंड, सेम क्लाइमेट, सेम हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन। स्पेनिश कॉलोनाइजर दोनों तरफ आए थे। एक तरफ है डोमिनिकन रिपब्लिक, जहां टूरिज्म जो है वो बूम कर रहा है, इकॉनमी ग्रो कर रही है, पर कैपिटा इनकम लगभग $9,000। दूसरी तरफ सिर्फ एक लैंड बॉर्डर पार, हाइती, दुनिया का सबसे गरीब देशों में से एक, पर कैपिटा इनकम $1,700 से भी कम। एक ही आइलैंड पे इतना बड़ा फर्क। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि देश अमीर कैसे बनते हैं। आज हम उसका उल्टा सवाल पूछेंगे, गरीब देश गरीब क्यों रह जाते हैं? चाहे उन्हें यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फॉरेन एड मिल चुका हो, चाहे डिकेड्स बीत गए हों इंडिपेंडेंस को उनके, क्यों यहाँ पे गरीब देश गरीब हो जाते हैं? पिछले एपिसोड में हमने 5 पिलर्स देखे थे जो वेल्थ क्रिएट करते हैं: इंस्टीट्यूशंस, ट्रेड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल और री इन्वेस्टमेंट। आज का एपिसोड उसका मिरर एपिसोड है। आज हम देखेंगे कि जब ये पिलर्स मिसिंग होते हैं या जब वो जानबूझकर ब्रेक किए जाते हैं तो क्या होता है। और स्पॉइलर, ये सिर्फ बैड लक की कहानी नहीं है, ये सिस्टम की कहानी है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, पावर्टी ट्रैप। पावर्टी सिर्फ कम पैसा होना नहीं है, पावर्टी एक साइकिल है जो खुद को रिपीट करती है। एक इकोनॉमिस्ट रगनार नक्से ने इसको एक्सप्लेन किया था डिकेड्स पहले, विशियस साइकिल ऑफ पावर्टी के नाम से, जहां पे उन्होंने समझाया था लो इनकम मींस लो सेविंग, लो इन्वेस्टमेंट मींस लो प्रोडक्शन, और वापस से यहाँ पे लो इनकम। ये साइकिल अपने आप नहीं टूटा, इसको तोड़ने के लिए एक्सटर्नल पुश चाहिए होता है, चाहे वो स्ट्रांग इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे कोई बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो। तो जब हम पूछते हैं ये देश गरीब क्यों हैं, असली सवाल ये है, कौन सा स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जो इस देश को इस साइकिल में फंसा कर रखता है। चलिए मैकेनिज्म को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रीजन नंबर 1 की। पहला और सबसे डीप रीजन है कॉलोनियल लेगेसी। जब यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में कॉलोनीज बनाई, उनका गोल वेल्थ क्रिएट करना नहीं था, उनका गोल वेल्थ एक्सट्रैक्ट करना था। इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने बनाए, चाहे वो कोर्ट्स हो, लैंड ओनरशिप हो, सिस्टम हो, टैक्सेशन हो, सब इसी पर्पस के लिए यहाँ पे डिजाइन किए गए थे कि रिसोर्सेज यहाँ पे जल्दी से जल्दी कॉलोनाइजिंग कंट्री को भेजे जा सके। जब इन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली 1950s 1960s में, उनके पास वही एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस रह गए, लेकिन अब उनका कंट्रोल यहाँ पे लोकल एलाइट्स के हाथ में आ गया है। स्ट्रक्चर वही बना है, सिर्फ हाथ बदले हैं। वेल, यहाँ पे रॉबिन्सन इसको एक्सप्लेन करते हैं। जिन कॉलोनीज में कॉलोनाइजर खुद सेटल हुए, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ उन्होंने स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स और इंस्टीट्यूशंस बनाए क्योंकि वो खुद वहाँ रहना चाहते थे। लेकिन जिन कॉलोनीज में सिर्फ रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए कंट्रोल किया गया, जैसे ज़्यादातर अफ्रीका, जहाँ डिजीज़ की वजह से यूरोपियंस सेटल नहीं कर सकते थे, वहाँ एक्सट्रैक्टिव सिस्टम रह गए। ये एक 200 साल पुराना डिसीजन है जो आज भी कंट्रीज की वेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। बट इसी के साथ बात करते हैं दूसरे रीजन की, जो हमने अभी डिफाइन किया, लो सेविंग और लो इन्वेस्टमेंट का साइकिल। जब लोग इतना कम कमाते हैं कि उनका पूरा इनकम बेसिक सर्वाइवल में चला जाता है, खाना पीना शेल्टर, तो उनके पास सेविंग के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और बिना सेविंग के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, ना इंडिविजुअल लेवल पे, ना यहाँ पे नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे इसका मतलब है गवर्नमेंट के पास भी टैक्स रेवेन्यू कम होता है, क्योंकि पावर्टी में लोगों की इनकम ही कम होती है। कम टैक्स रेवेन्यू मतलब कम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेसेस ग्रो नहीं कर सकते, जॉब्स क्रिएट नहीं होती, तो इनकम वापस लो रह जाती है। यहाँ पे ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पावर्टी सिर्फ एक स्टेट में नहीं है, ये एक ट्रैप है। इससे निकलना इतना मुश्किल होता है क्योंकि सिस्टम खुद अपने आप को लॉक कर लेता है इस पूरे साइकिल में। बट यहाँ पे तीसरा रीजन जो कि है डेट। 1970s और 80s में बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज ने हेविली यहाँ पे बोरो किया इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के लिए। लेकिन जब ग्लोबल इंटरेस्ट रेट अचानक बढ़ गए, पर्टिकुलरली 1980s में यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी की वजह से, इन कंट्रीज के डेट पेमेंट्स उनकी पूरी इकॉनमी से बड़े हो चुके थे। इसे थर्ड वर्ल्ड डेट क्राइसिस कहते हैं। कंट्रीज को अपनी इनकम से सबसे बड़ा हिस्सा से डेट इंटरेस्ट को चुकाने में लग जाता था, ना कि स्कूल में, ना हॉस्पिटल बनाने में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। कई कंट्रीज को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने पड़े, जो आते थे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स के साथ। मतलब गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग काटना पड़ता था, सब्सिडीज हटानी पड़ती थी, इकॉनमीज को जल्दी से खोलना पड़ता था। ये पॉलिसीज कंट्रोवर्शियल रही है। कुछ केसेस में इन्होंने शॉर्ट टर्म पेन बढ़ाया बिना लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिए।
आज भी बहुत सारी अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज अपनी गवर्नमेंट रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा सिर्फ डेट सर्विसिंग में लगाते हैं, जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर या एजुकेशन में जा सकता था। बट यहाँ पे एक चौथा बड़ा रीजन है, जो कि है कमोडिटी डिपेंडेंस। बहुत सी गरीब इकॉनमीज सिर्फ एक या दो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करती हैं, कोकोआ, कॉफ़ी, कॉपर, ऑयल। इसका मतलब है उनकी पूरी इकॉनमी ग्लोबल कमोडिटीज प्राइस पर डिपेंड करती है, जो उनके कंट्रोल में नहीं है। जब कमोडिटी प्राइस गिरते हैं, पूरी इकॉनमी यहाँ पे क्रैश हो जाती है। जब प्राइसेस हाई होते हैं, बूम आता है, लेकिन वो बूम सस्टेनेबल नहीं होता, क्योंकि वेल्थ को डाइवर्सिफाई नहीं किया गया होता। ये पैटर्न को इकोनॉमिस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन भी कहते हैं। रॉ मटेरियल्स की वैल्यू टाइम के साथ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के कंपैरिजन में गिरती जाती है। मतलब जो कंट्रीज सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं और फर्निश्ड गुड इंपोर्ट करते हैं, उनकी रिलेटिव वेल्थ समय के साथ कम होती जाती है, जबकि जो कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू एडिशन करते हैं, उनकी वेल्थ बढ़ती जाती है यहाँ पे। और यही वजह है कि जो कंट्रीज यहाँ पे सिर्फ अपना रॉ मटेरियल बेचती हैं, उन्हें इंडस्ट्रियलाइज करना इतना ज़रूरी होता है, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा। यहाँ पे पांचवा एंड सबसे बड़ा रीज़न है करप्शन और वीक गवर्नेंस। जब इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, जब कोर्ट्स यहाँ पे करप्ट होते हैं, जब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कनेक्शन से मिलते हैं, जब पब्लिक फंड्स एलीट लोगों की जेबों में चले जाते हैं, तो कोई भी वेल्थ जो क्रिएट होती है वो पूरी पॉपुलेशन तक नहीं पहुंच पाती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हर साल यहाँ पे करप्ट परसेप्शंस इंडेक्स पब्लिश करती हैं, और पैटर्न ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहता है। जो कंट्रीज करप्शन इंडेक्स में नीचे हैं, वो ऑलमोस्ट हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पीछे हैं। ये कोरिलेशन कोइंसिडेंस नहीं है। करप्शन सिर्फ एथिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमिक मैकेनिज्म है जो वेल्थ को पॉपुलेशन से एलीट तक ट्रांसफ़र करता है। एग्जैक्टली वही पैटर्न जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस करते हैं। छठा रीज़न भी यहाँ पे है, जो कि है ज्योग्राफी और कॉन्फ्लिक्ट। कुछ इकॉनमी जैसे जेफरी सैश यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि ज्योग्राफी भी यहाँ पे बड़ा रोल प्ले करती है। लैंडलॉक्ड कंट्रीज जिनके पास समुंदर तक सीधा एक्सेस नहीं है, उनका ट्रेड कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में डिजीज जैसे मलेरिया ज़्यादा कॉमन है, जो वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी को यहाँ पे इफेक्ट करती है। और फिर है कॉन्फ्लिक्ट। वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली इकॉनमी को डिस्ट्रॉय करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाती है, इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, एजुकेटेड लोग देश छोड़ देते हैं। इनको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। सब सारा अफ्रीकन में बहुत से रीजन्स में ये सब फैक्टर्स, ज्योग्राफी, डिजीज, कॉन्फ्लिक्ट्स, वीक इंस्टीट्यूशन एक साथ कंबाइन होते हैं, जिससे रिकवरी और भी मुश्किल हो जाती है। चलिए वापस हुक पे आते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, हेती और यहाँ पे डोमिनिकन रिपब्लिक की। दोनों की शुरुआत यहाँ पे सिमिलर थी। स्पेनिश कॉलोनाइजेशन, प्लांटेशन इकॉनमी, स्लेवरी का डार्क हिस्ट्री। लेकिन उनका पाथ यहाँ पे अलग हो गया। हेती में जो दुनिया का पहला सक्सेसफुल स्लेव रिवॉल्ट था, उससे यहाँ पे 1804 में यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिली। लेकिन उसके बाद फ्रांस ने हेती में एक मैसिव इंडिपेंडेंस डेट जो है वो थोप दिया, जो हेती ने दशकों तक यहाँ पे चुकाया, अपनी इकॉनमी को यहाँ पे क्रिपलिंग करते हुए। इसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिक्टेटरशिप और वीक इंस्टीट्यूशंस का साइकिल चलता रहा हेती में। डोमिनिकन रिपब्लिक ने भी स्ट्रगल्स देखे, लेकिन 20th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में उन्होंने टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली यहाँ पे टेक्सटाइल, फ्री जोन ट्रेड्स और रिलेटिवली स्टेबल गवर्नेंस की तरफ यहाँ पे शिफ्ट करा। उन्होंने अपनी इकॉनमी यहाँ पे डाइवर्सिफाई करी। आज सेम आइलैंड पे एक साइड टूरिज्म रिजॉर्ट्स है, दूसरी साइड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल चॉइसेस ज्योग्राफी या रिसोर्सेज से ज़्यादा मैटर करती हैं। एक लास्ट इंपॉर्टेंट डिबेट कवर करते हैं फॉरेन एड की। पिछले 60 सालों में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन एड के रूप में डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए गए हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट इस बात पे डिवाइडेड है कि इससे असल में फ़र्क पड़ता है या नहीं। इकोनॉमिस्ट जेफरी सैश आर्ग्यू करते हैं कि एड अगर सही तरीके से यूज़ करी जाए, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा जाए और हेल्थ में, तो पॉवर्टी ट्रैप तोड़ने में मदद करती है। दूसरी तरफ इकोनॉमिस्ट डम्बिसा मोयो अपनी बुक डेड एड में आर्ग्यू करती हैं कि लॉन्ग टर्म एड डिपेंडेंसी एक्चुअली करप्शन को बढ़ावा देती है और लोकल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पे वीक करती है, क्योंकि गवर्नमेंट्स को अपनी पॉपुलेशन को अकाउंटेबल होने की ज़रूरत नहीं रहती अगर उनका रेवेन्यू फॉरेन एड से आ रहा है, टैक्स से नहीं। ये एक अनसॉल्व डिबेट है और इस बात को हाईलाइट करता है कि पॉवर्टी का सॉल्यूशन सिर्फ पैसे देना नहीं है, ये इंस्टीट्यूशंस, गवर्नेंस और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए इस एपिसोड को यहाँ पे समराइज करते हैं। गरीब देश गरीब नहीं रहते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है या क्योंकि उनके लोग काम या मेहनत नहीं करते। वो गरीब रहते हैं क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, कॉलोनियल लेगेसी, वीक इंस्टीट्यूशन,
डेट साइकिल, कमोडिटी डिपेंडेंस, करप्शन और ज्योग्राफी। एक सेल्फ रीइंफोर्समेंट ट्रैप यहाँ पे बनता है जो तोड़ना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। और जो कंट्रीज इस ट्रैप को तोड़ते हैं, जैसे साउथ कोरिया, जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा, वो यूजली एक डेलिब्रेट सस्टेन्ड इंस्टीट्यूशनल चेंज के थ्रू करते हैं, सिर्फ लक से नहीं। एंड यहाँ पे हम लोग अगला एपिसोड लाने वाले हैं, व्हाट क्रिएट्स वेल्थ, वो देखिएगा ज़रूर। वहाँ ये दोनों एपिसोड एक दूसरे को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। कमेंट में बताइए आपको लगता है क्या सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, इंस्टीट्यूशंस, डेट या ज्योग्राफी? डिस्कस करते हैं नीचे। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।